جو इस मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत की फाशिज़म और बर्बरियत की एक रवायत चली आ रही है, आज हमने उसका एक और सबूत जो है वो देखा, और वो हमारे हलके PP 167 जहाँ से शबीर गुजर साहब हमारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। सुबह के 3 बजे वहाँ पे जो नून लीग का लोटा उम्मीदवार है नज़ीर चौहान, वो ज़ाती तौर पे इनके मरकज़ी दफ्तर के बाहर खुद पहुँचा 15 से 20 मुसल्लह अफराद के साथ और पुलिस के साथ, और मरकज़ी दफ्तर को बंद करने की उसने डिमांड की और कहा कि यहाँ से सारी फ्लेक्सेस उठाओ और सारा फर्नीचर जो है वो उठाओ और ये दफ्तर बंद करो। 45 मिनट के करीब वहाँ पे उससे गुफ्तगू होती रही। वो जो कारकुन वहाँ पे उस वक्त सुबह के 3 बजे मौजूद थे, वो बताते रहे कि ये हमारा मरकज़ी दफ्तर है और हम यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। जिस तरह आपने अपना मरकज़ी दफ्तर बनाया हुआ है, बाकी जमातों ने बनाया हुआ है, हमने भी बनाया हुआ है। सुबह के 3 बजे हैं, आप घर जाएं, आराम फरमाएं और सुबह कैंपेन करें। आपको इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इतने ज़्यादा मुसल्लह अफराद और पुलिस हमारे मरकज़ी दफ्तर में आ गए और कह रहे हैं इसे बंद करो। जब वो नहीं माने कारकुन उनकी बात, तो वो मुसल्लह अफराद दफ्तर के अंदर दाखिल हुए गैर कानूनी तौर पे, जिसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है और हम अभी मीडिया के साथ शेयर करें। जब उस गैर कानूनी तौर पे वो दफ्तर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, फ्लैक्सेस उतारना शुरू की, कारकुनों ने जब वहाँ मुज़ाहमत की और उन्हें रोका, तो मुसल्लह अफराद जो नज़ीर चौहान साहब के साथ आए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में शबीर गुजर साहब के भतीजे और खालिद गुजर साहब के जो बेटे हैं, आतिफ साहब, आदिल साहब, उनके सर में गोली लगी। निशाना लेके उनके सर में गोली लगी, जिससे अल्लाह ने उनकी जान बचाई, लेकिन वो ज़ख्मी हैं और इस वक्त हस्पताल में हैं। और एक और इनके भतीजे जो हैं उनकी टांग में गोली लगी और वहाँ पे फायरिंग का तबादला। और उसके बाद जब कारकुनान वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हुए तो नज़ीर चौहान साहब उस रात की तारीकी में ऐसे भागे उस वकूए से जैसे चोर चोरी करने के बाद भागे। वो भी वीडियोज़ हमारे पास सारी मौजूद हैं। पुलिस इनके साथ मौजूद थी। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दायर हो जाए। आज अभी तक पुलिस ने उनका पर्चा दायर किया है, झूठ पे मबनी, जो हम इंशाअल्लाह ताला सारा वीडियोज़ एविडेंस से हम उसको नलिफाई करेंगे। हमारा पर्चा अभी तक दायर नहीं हुआ क्योंकि पुलिस उनके साथ आई थी हमला करने के लिए और वो दफ्तर बंद कराने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बर्बरियत और फाशिज़म की ये नई रवायत इस हुकूमत ने शुरू की है कि जबर के साथ अपने हुकूमत को, अपने आप को मुसल्लत रखे। ये जो बैरूनी कठपुतलियाँ हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, अवाम सब देख रहे हैं। इनको पता है जिस दिन बैलेट बक्से खुल गए, बात इंतखाबात पे चली गई, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये बैरूनी कुव्वत के ज़रिए आए, आवाम के ज़रिए नहीं आए। आवाम से ये घबराते हैं और ये मुसल्लह अफरादों को अपने हरीफ के मरकज़ी दफ्तर ले जाना, उसके अंदर घुसना, वहाँ फ्लैक्सेस उतारना, वहाँ पे फायरिंग करना, कैंडिडेट के अजीज़ों को ज़ख्मी करना, ये मैं समझता हूँ कि ये जंगल का जो कानून इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पुलिस का पर्चा ना काटना, पुलिस का उनके साथ खड़े होना मौके के ऊपर और उनकी हमायत करना, ये एक नई रीत आ चुकी है। मैं अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कहूँगा कि वो इस पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सबसे आप सारों को डिटेल्स तो पता चल गई। इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या बात हो सकती है? आप देख रहे हैं कि कई दिनों से, यानी 25 तारीख के बाद जिस तरह का एक जुल्म का दौर शुरू हुआ है वो मुसलसल आगे चल रहा है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इन 20 सीटों की, और इन 20 सीटों की इलेक्शन के ऊपर इनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आवाम जो है इनसे सबसे मुनकर है और हरगिज़ इनको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि हमारे लोगों को हरासा किया जाए, हमारे लोगों को तंग किया जाए, हमारे लोगों को परेशान किया जाए और किसी तरीके से इस सिलसिले के अंदर ये रुकावटें पैदा करें। नज़ीर चौहान का रात को आना, पुलिस के साथ आना और मुसल्लह अफराद के साथ आना और फिर हमारे दफ्तर पे आना, ये भी बात नहीं है कि हम खुदा न खास्ता उसके दफ्तर पे गए। वो हमारे दफ्तर पे आया
جو لڑائی جھگڑا کیا اس نے ہمارے دفتر پہ آ کے کیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت بالکل اس وقت جنگل کا قانون بالکل صحیح کہا حماد نے کہ جنگل کا قانون ہے، حملہ بھی آپ ہم پہ کریں، لڑائی بھی آپ ہمارے دفتر میں کریں، اور ایف آئی آر بھی ہم پہ لکھیں۔ یہ تو پہلی دفعہ وہی والا حال ہے نا، گاڑی آپ میری توڑیں، ڈنڈے آپ مجھے ماریں، گولی اس پہ چلائیں، اس کے اوپر ٹیئر گیس پھینکیں، پھر ہمارے پہ دہشت گردی کا پرچہ کریں گے۔ یہ کام ہو رہا ہے آج کل، اور میرا خیال ہے یہ قوم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بھکلائی بھی ہے۔ بھکلائی بھی اس وجہ سے ہے کہ اپنی طرف سے بڑا ان کا رولا تھا کہ جی گڈ گورننس، وہ تو آپ کے سامنے اب آپ کے سامنے ہو گیا کہ گڈ گورننس کیسی ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی، بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی، گیس کی قیمت کہاں سے، اس وقت مہنگائی جو ہے عروج پہ ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں، ہر روز آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بخلاہٹ کے اندر۔ اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ 20 سیٹیں خود بخود بتا دیں گی کہ اصل میں حکومت کس کی تھی۔ یہ جو لوٹے نکلے تھے ہمارے پاس سے، اور ان جو لوٹوں نے جا کے وہاں ووٹ دی تھی، ان لوٹوں کی ووٹ کے اوپر اس وقت ڈپینڈنٹ ہے حمزہ شریف کی حکومت۔ اس کی تو میجورٹی ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ انشاءاللہ جو عوام میں تاثر ہے، عوام نے نکلنا ہے، عوام نے انشاءاللہ ووٹ ڈالنی ہے۔ اس طرح کے حرکتوں سے یہ عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہراساں کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بندوق گولی، ہمارے ساتھ پولیس ہوگی، ہمارے ساتھ پوری ہم دہشت گردی کے ساتھ نکلیں گے تاکہ لوگوں میں دہشت پیدا کریں، تاکہ لوگ نکل نہ سکیں۔ تو میں بتانا چاہ رہی ہوں حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لیں، اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی۔ آپ مہربانی کر کے ہمارا ایف آئی آر درج ہو۔ لڑکا بھی ہمارا زخمی ہوا، سر پہ اس کے گولی لگی، دوسرے کے پیر پہ گولی لگی، اور ہمارے اوپر یعنی الٹا یعنی گولی بھی ایسی کھائی ہے تو نال ساڑھے دے پرچے بھی تسی کرو۔ مطلب میں تو کہتی ہوں ایک حد ہوتی ہے بے انصافی کی۔ یہ ظلم کا نظام ایک حد تک چلتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ساری عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اس طرح کی حرکتیں بند کریے، اور ہم انشاءاللہ اپنے سارے وکیلوں کا ہم نے کہہ دیا، ہمارے وکیل گئے ہوئے ہیں اس وقت۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ایف آئی آر درج ہو، اور ایف آئی آر نہ درج ہوئی تو پھر کورٹ میں جائیں گے۔